लेने में दिक्कत हो रही है, सूखी खांसी हो रही है, गले में इरिटेशन है, ठीक है, और आपको चलते हुए जल्दी थक रहे हैं, बलगम बहुत ज्यादा आ रहा है। लेकिन ये जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस वाले होते हैं, इनको साल में कम से कम 3 महीने तक तो खांसी रहती है, बलगम आता है, और ऐसा ही उनको लगातार 2 साल तक हो रहा होता है। चांसेस हैं कि जिनके कोविड में लंग्स ज़्यादा डैमेज हुए थे, उनको अब ज़्यादा जल्दी ब्रोंकाइटिस होने के चांसेस हो सकते हैं। देखो, हमारे रेस्पिरेटरी उसमें कम्युनिटी में हम यूजुअली ये बोलते हैं कि फेफड़ा कभी भूलता नहीं है। हाँ। तो कोविड में जिन जिन को भी हुआ था, तो अब उन कंडीशन को अगर रिपीट करके देखें, उन पेशेंट को अगर हम रिव्यू करते हैं, तो कुछ ना कुछ फाइब्रोटिक लीजन रह गया है। कईयों को ब्रोंकाइटिस हो गया है, कईयों का ये है कि आज भी वो चलते हुए सांस फूलता है उनका। ब्रोंकाइटिस में ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा कमी होने लगती है कुछ पेशेंट्स को, तो उस टाइम पे क्या उनको वेंटिलेशन पे रखा जाता है? ऑक्सीजन थेरेपी की भी नीड आ सकती है? ऑक्सीजन थेरेपी पे ही पहले स्टार्ट किया जाता है। वेंटिलेटर रिक्वायरमेंट ऑल्टरनेट मेंटल सेंसोरियम जब हो जाता है, या फिर ABG एनालिसिस जो होता है हमारा, उसमें अगर हाइपोक्सिया बहुत सीवियर है या कार्डियक कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, पेशेंट का BP रिकॉर्डेबल नहीं है, तो उस टाइम पे वेंटिलेटर वाली कहानी आती है। ICU वगैरह की केयर तभी रिक्वायरमेंट होती है। कोई इनहेलर इस्तेमाल कर रहा है तो सही तरीके से कैसे कर सकता है? क्या शुरू से लेकर के उसका प्रोसेस होना चाहिए? यूजुअली अपनी जो दवाई है उसको पहले शेक कीजिए, डीप इनहेल करके एक्सहेल कीजिए। एक्सहेल करने के बाद आपने माउथ पीस को और अपनी चिन को ऐसे रखना है, जैसे दबाया तुरंत तभी लंबा गहरा सांस रोक के आपने जितनी देर के लिए रोक सकते हैं उतना बेटर है, और उसके बाद एक्सहेल कीजिए और तुरंत ही कुल्ला करना है। या तो स्पिट कीजिए या इंजेस्ट भी कर जाएंगे तो दिक्कत नहीं है उससे। नहीं। कुछ आपको ऐसे लक्षण या संकेत दिखाई दे या बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस कि आप तुरंत हॉस्पिटलाइज्ड होने की नौबत में आ सकते? कफ हो रहा है, कफ के साथ बलगम में खून आ रहा है, तो वो एक तरीके से रेड फ्लैग है, तो आपको तुरंत जाना चाहिए उस टाइम पे, उसको डिले नहीं करना है। दूसरा, आपका ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस, आपका पेशेंट बेहोश हो रहा है बार बार, ठीक है, उसको नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा थका हुआ है, और मतलब आप उठाने की कोशिश करते हैं, गफलत जिसको कहते हैं, उसमें जा रहा है, तो डेफिनेटली ये भी रेड फ्लैग है। आप तुरंत हॉस्पिटल लेके जाएंगे उनको। क्या आपको लंबे समय से खांसी हो रही है, बलगम आ रहा है, छाती में हेवीनेस फील हो रही है, और ये सारे लक्षण आपको 2 हफ्तों से ज़्यादा परसिस्ट कर रहे हैं, और अगर आप इसे एक नॉर्मल इन्फेक्शन समझने की गलती कर रहे हैं, तो प्लीज़ रुक जाइए, ये हो सकता है ब्रोंकाइटिस हो। आज के समय में ब्रोंकाइटिस के केसेस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, लेकिन अक्सर लोग इसके सिम्टम्स से कंफ्यूज हो जाते हैं कि नॉर्मल फ्लू होगा, इन्फेक्शन होगा, बट ब्रोंकाइटिस पर किसी का ध्यान जाता ही नहीं है, जो कि अगर लंबे समय तक अनट्रीटेबल रह जाए, इस पर ध्यान न दिया जाए, तो आगे चल करके सीवियर लंग्स इश्यूज़ करा सकता है। इससे लंग्स बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकते हैं। इसीलिए ज़रूरी है समय रहता इसका हमें इलाज कराना और इसके लक्षणों को पहचानना। इसलिए हमने भी आज के सेशन को ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें हम ब्रोंकाइटिस के बारे में हर एक डिटेल जानेंगे और समझेंगे कि आखिर ये प्रॉब्लम क्या है, किन लोगों को ज़्यादा अफेक्ट करती है, इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है, इसके लक्षण कैसे पहचान करके सही समय पर इसका इलाज किया जा सकता है। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, इसमें आपको बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, जिसके लिए हमारे साथ इस सेशन में एक बहुत ही स्पेशल एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारे साथ है डॉक्टर सुनील नागर, जो कि सीनियर कंसल्टेंट और यूनिट हेड हैं पीडियाट्रिक पल्मोनरी और स्लीप मेडिसिन डिपार्टमेंट अकॉर्ड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच डॉक्टर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जिस हिसाब का भी मौसम चल रहा है, आई गेस हर दूसरे तीसरे इंसान को थोड़े बहुत जो है खांसी, सर्दी, जुकाम, इन सब के सिम्टम्स आ ही रहे हैं। अक्सर लोग यही गलती करते हैं कि इसे नॉर्मल फ्लू समझ करके इग्नोर कर देते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो नॉर्मल फ्लू वाले जो सिम्टम्स होते हैं और ब्रोंकाइटिस है, इसमें हम सबसे पहले तो समझे कैसे कि ये ब्रोंकाइटिस ही तो नहीं है, ये हमारे लंग्स को किस तरीके से अफेक्ट कर सकता है? ब्रोंकाइटिस यूजुअली जो होता है स्मॉलर एयरवेज जो होते हैं, मतलब हमारे सांस की सबसे आखिरी नली जो होती है, जहाँ से हम एयरवे जिसको हम कहते हैं सांस लेते और छोड़ते हैं, उसकी सोजिश को कहते हैं। तो जब भी आपको कोई डॉक्टर ये बोले कि आपको ब्रोंकाइटिस है, तो बहुत रिलैक्स रहना, क्योंकि ब्रोंकाइटिस ईजिली ट्रीटेबल है और बहुत कॉमनली आता है ये। और सीजनल वायरल इन्फेक्शन जो चल रहे हैं, उसमें यूजुअली जो प्रेजेंटेशन होती है ब्रोंकाइटिस की ही होती है। आपके एक्सरे में एज सच कोई पैचेस नहीं दिखते उस टाइम पे, और जो पेशेंट है वो यूजुअली कफ कर रहा, कंप्लेन जो होती है उसकी ये होती है कि मेरे अभी रिसेंटली कफ हुआ है और गले में खराश सी है और मतलब सांस लेने में दिक्कत है, वो मेन होता है। और हम जब उसको एग्जामिन कर रहे होते हैं तो बिल्कुल ही नॉर्मल होता है वो पेशेंट। और आम आजकल की ओपीडियाँ जो हो रही हैं ये यूजुअली ब्रोंकाइटिस की हैं मोस्टली,
और बहुत रेयरली वो निमोनिया होता है। ठीक है। तो ब्रोंकाइटिस को अगर हमें समझना हो कि ये होता क्यों है और किस तरीके से हमारे लंग्स में जा करके उसको डैमेज कर सकता है, तो प्लीज़ उसको थोड़ा सा ब्रीफ करिए। अगर हम बात करें ब्रोंकाइटिस एक तरीके से एयरवे का इन्फ्लेमेशन है, म्यूकस ट्रैपिंग होता है, मतलब जो आपका बलगम है वो आपका अटक रहा है, तो आपको ऐसा लगता है कि मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही, मुझे एकदम खींच के सांस लेना पड़ रहा है लेकिन मुझे सांस पूरी तरीके से नहीं आ रही, तो ये आपका पहला सिम्टम होता है। यूजुअली इसकी प्रेजेंटेशन डिफरेंट होती हैं। कुछ पेशेंट ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि जी हम कहीं घूमने गए थे, उसके बाद हमें ये गले में दिक्कत होगी, फिर सांस हो गया, या फिर कोई घर पे आया था जिसकी वजह से दिक्कत होगी, और या फिर मैंने कुछ ठंडा ले लिया था, मतलब इर्रेस्पेक्टिव हिस्ट्री अलग अलग होती है। तो पेशेंट का ये है कि अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सूखी खांसी हो रही है, गले में इरिटेशन है, ठीक है, और आपको चलते हुए जल्दी थक रहे हैं, पूरी बॉडी एक है, ये एक्यूट ब्रोंकाइटिस है। रिसेंटली अगर इवेंट है तो एक्यूट ब्रोंकाइटिस होता है। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जो कि हम सीओपीडी के साथ कोरिलेट करते हैं, उसमें यूजुअली प्रेजेंटेशन होता है कि आपका म्यूकस प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, यानी कि बलगम बहुत ज़्यादा आ रहा है। पीला, हरा, ये सब कुछ इररिलेवेंट होता है कि मतलब अगर पीला और हरा है तो ज़रूरी नहीं है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन ही होगा और आपको एंटीबायोटिक की ज़रूरत है। लेकिन ये जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस वाले होते हैं, इनको साल में कम से कम 3 महीने तक तो खांसी रहती है, बलगम आता है, और ऐसा ही उनको लगातार 2 साल तक हो रहा होता है। उस कंडीशन को हम क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस कहते हैं। वो थोड़ा सा सीरियस होता है और यूजुअली उसको हम सीओपीडी की तरह कोरिलेट करते हैं। ओके। तो ये ब्रोंकाइटिस जो है, अगर किसी को हो जाता है तो आपने इसमें कहा कि 2 तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकता है, एक अक्यूट और एक क्रॉनिक। अक्यूट ब्रोंकाइटिस कितने दिनों तक परसिस्ट करे तो हम इसको समझ सकते हैं, और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जो है वो कितने लंबे समय में जा करके किसी भी इंसान में लक्षण दिखाता है? जैसे बताया था कि एक्यूट ब्रोंकाइटिस जो होगा हमारा, ये यूजुअली 7 दिन। हाँ, और लेकिन ऐसा नहीं है कि 7 दिन के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कईयों की खांसी 3 हफ्ते तक भी रही है। अच्छा। लेकिन अगर 8 हफ्ते से ज्यादा खांसी है आपको, तो ये मान के चलिए कि सिर्फ और सिर्फ ब्रोंकाइटिस नहीं है, आपके कुछ और भी मतलब इसमें इन्फेक्शन या फिर कोई अदर डायग्नोसिस भी है, तो आपको सब कुछ रूल आउट करना पड़ेगा। अस्थमा, यूसिनोफिलिक निमोनिया, जीआरडी मतलब रिफ्लक्स हो रहा है मुझे, खड़ी डकारें सी आती हैं, तो उसकी वजह से भी खांसी होती है। तो मतलब 8 हफ्ते से ऊपर अगर कोई खांसी है तो आपको डेफिनेटली रूल आउट करना है। टीबी, निमोनिया, ये सब कुछ चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। लेकिन आपकी अगर कफ है, रिजॉल्व हो रहा है, कुछ 19-20 का रह गया है, हल्की सी धसके वाली खांसी है, जिसको गांव में यूजुअली प्रेजेंट करते हैं कि कुत्ता खांसी हो रखी है, कि खांसी कर रहा हूँ तो कुछ निकल नहीं रहा है, लेकिन जब भी खांसी करता हूँ तो चक्कर से आ जाते हैं। अच्छा। ठीक है, तो वो एक्यूट वाला इवेंट है। क्रॉनिक वाला यूजुअली प्रेजेंट करेगा पेशेंट की कोई कंटिन्यूसली उसका कोई एक्सपोजर है, चाहे पॉल्यूशन, स्मोकिंग हिस्ट्री, या फिर जहाँ पे वो काम कर रहा है उसका पॉल्यूशन का एक्सपोजर है, और उसको हर साल में 2 या 3 बार ऐसी खांसी हो जाती है जिसके अंदर बलगम आता है, और ये लगातार 2 साल से चल रहा होता है, तो उसको हम क्रॉनिक कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, ओके। इसमें जो ब्रोंकाइटिस है उसके जो सिम्टम्स है, अक्सर लोग लंग्स की दूसरी बीमारियों से भी कोरिलेट करने लगते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप प्लीज़ बताइए कि अगर किसी को ब्रोंकाइटिस है तो लोग अस्थमा हो गया या फिर न्यूमोनिया हो गया, इससे भी उसको थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। इन सब में एक्चुअल हम डिफरेंस कैसे समझें, और क्या ऐसे रेड फ्लैग्स देख के पता करें कि नहीं ये ब्रोंकाइटिस के ही सिम्टम्स है, कैसे अलग होगा? ब्रोंकाइटिस और अस्थमा को हम कोरिलेट करते हैं। तो ब्रोंकाइटिस एक एक्यूट इवेंट है, जैसे बताया। अस्थमा की हिस्ट्री जब भी प्रेजेंट करेगा पेशेंट, तो उसकी हिस्ट्री में होता है कि फैमिली हिस्ट्री होगी, कोई एक्सपोजर की हिस्ट्री होगी, सीजनल वेरिएशन होगा, ठीक है, और यूजुअली ये जब होता है तो आपको एक तरीके से वीजिंग साउंड आता है, आपका चेस्ट कंजेशन होता है, ड्राई कॉफ होता है मोस्टली, और मरीज ये बताता है कि मुझे सांस लेते वक्त ना कुछ अजीब सी आवाज आ रही है, सीटी जैसी। हाँ, सीटी जैसी जो होता है, वीजिंग साउंड जो कहते हैं, वो अस्थमा होता है। और हमारे जो टेस्ट होते हैं, जो पीएफटी हम कहते हैं, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, स्पायरोमेट्री बेसिकली, टू बी वेरी स्पेसिफिक, स्पायरोमेट्री में यूजुअली वो एक तरीके से प्रेजेंटेशन देगा कि ऑब्स्ट्रक्शन की, मतलब उसका सांस की नलियां रुकी हुई हैं, वो आपका अस्थमा होता है। ब्रोंकाइटिस में सारी चीज़ें नहीं होंगी, पहली बात तो। दूसरा आ गया निमोनिया। निमोनिया और ब्रोंकाइटिस में बहुत मतलब कोरिलेट कर देते हैं। कभी कभार कहते हैं ब्रोंकाइटिस है, एक्सरे में देख के, और उसको निमोनिया की ट्रीटमेंट चल रही होती है। ऐसा नहीं है। आपका, मैंने जैसे बताया था शुरुआत में, ब्रोंकाइटिस का मतलब स्मॉलर एयरवेज, मतलब आपका जो सबसे आखिरी नली है उसकी दिक्कत है। आपको एल्वियोलर सैक, यानी कि जो सांस की जो थैली है, वहां तक कुछ भी नहीं हुआ है।
निमोनिया में वो जो थैलियाँ होती हैं एल्वियोलर सैक्स जिसको हम कहते हैं, वो फिल्ड अप हो जाती हैं म्यूकस सिक्रीशन से। तो आपको एक्सरे में पैचेस दिखेंगे, बलगम जमा हुआ मिलेगा, सांस लेने में दिक्कत होगी। इवन आपको जब सांस खींच के लोगे तो प्लूरिटिक पेन कहते हैं कि मैंने सांस ली तो मेरे यहाँ पे पसलियों में दर्द हो रहा है। अच्छा। तो वो निमोनिया होता है और उसमें एंटीबायोटिक का रोल डेफिनेटली है। अगर उसको हम भूल जाते हैं, उसको हम इग्नोर करते हैं, ठीक है, तो वो एक तरीके से सीरियस बीमारी होती है। और कौन से कंडीशन में हमें बहुत ही मतलब ध्यान देना होता है, रेड फ्लैग जिनको कह रहे हैं हम, ब्रोंकाइटिस में भी रेड फ्लैग होते हैं। हाइपोक्सीमिया, मतलब मैं चल रहा हूँ तो मुझे ऑक्सीजन की कमी हो रही है चलते चलते। हाँ, हम यूजुअली कहते हैं कि आप जैसे घर पे बैठे हैं, आप कैसे देखें कि मतलब कल के मुकाबले आज मेरी कंडीशन मतलब डिटोरेट हुई है। आप एक तरीके से वॉक करके देखिए, कल के मुकाबले आज मैं जल्दी फटीग में जा रहा हूँ, मेरा जल्दी सैचुरेशन कम हो रहा है, तो यानी कि मेरी कंडीशन बदतर हो रही है, तो आपको डेफिनेटली हॉस्पिटल में दिखाना है। दूसरा, कभी भी खांसी करते हुए बलगम में खून आना, ठीक है, और बुखार जो कि टूट नहीं रहा है, लंबे टाइम से चले ही जा रहा है, और जैसे बताया प्लूरिटिक चेस्ट पेन, लंबा गहरा सांस लेने में दर्द होता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी, और यूजुअली बच्चे जो होते हैं 5 साल के नीचे और एल्डरली पेशेंट जो होते हैं जिनकी कोई ना कोई कोमोर्बिडिटीज़ होती हैं, लाइक डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, उनमें तो हमें ब्रोंकाइटिस भी इग्नोर नहीं करना होता, उसके लिए आपको तुरंत हॉस्पिटल में दिखाना ही दिखाना है। ठीक है, तो ये सारे जो रेड फ्लैग्स हैं हमें हमेशा ध्यान में रखने चाहिए। ब्रोंकाइटिस होने के पीछे कोई स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर्स होते हैं कि इन लोगों में ज़्यादा चांसेस है कि ब्रोंकाइटिस डेवलप हो सकता है? यस मैम, एज ऑलवेज की रेस्पिरेटरी डिजीज में रेड फ्लैग्स जो होते हैं, सबसे पहला हमारा स्मोकिंग। ये सबसे पहला रेड फ्लैग है। हाई रिस्क फैक्टर्स सबसे पहले काउंट होता है, क्योंकि एक नॉक्शियस स्टिमुलस, हम एक धुआं अंदर ले रहे हैं जो कि इरिटेट करेगा और वो इन्फ्लेमेशन लाएगा ही लाएगा। इवन एडेड सुपर एडेड जो चल रहा है कि पॉल्यूशन, आपका PM 2.5 पे डिस्कशन चलता रहता है, तो एक पॉल्यूशन भी अपने आप में ट्रिगरिंग फैक्टर है। और आपका ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, पेशेंट यूजुअली जो होते हैं, कभी कभार कोई इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं जहाँ पे धुआं केमिकल वगैरह से एक्सपोजर होता है वो, और सेकेंड हैंड स्मोक एक्सपोजर। मैं स्मोकिंग नहीं करता, लेकिन मेरे जो पीयर्स हैं या मेरे कलीग्स हैं वो स्मोकिंग करते हैं, तो एक क्लोज एनवायरनमेंट में रहते हैं हम, तो मुझे उसकी वजह से दिक्कत होती है। तो ये सारे के सारे आपके एक तरीके से आपकी एयरवे की इन्फ्लेमेशन और आपकी इम्यूनिटी को कम करेंगे। दूसरा, यूजुअली क्या होता है कि प्रेग्नेंट फीमेल, एल्डरली पेशेंट, ये अपने आप में इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, तो इनमें ब्रोंकाइटिस बहुत सीरियस होता है और बहुत अर्ली प्रेजेंटेशन भी कर देता है। ठीक है, अगर अर्ली प्रेजेंटेशन की बात कहते हैं तो क्या कफ, बलगम आना और चेस्ट में कंजेशन, ये 3 मेजर सिम्टम्स हो सकता है? अगर हम साइंस की बात करें इसमें कि सबसे पहले क्या आएगा ब्रोंकाइटिस में, तो कहना मुश्किल होता है। यूजुअली पेशेंटों की प्रेजेंटेशन में सोर थ्रोट इनिशियल फैक्टर्स होते हैं, और आपका डीप ब्रीदिंग में पेन हो रहा है, और मुझे सांस पूरी तरीके से नहीं आ रहा, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। फीवर यूजुअली बहुत रेयरली आता है, नहीं तो कभी कभार पेशेंट की हिस्ट्री में ये भी होता है कि जी बुखार तो एक बार ही आया था, मैंने एक गोली ली और मैं ठीक भी हो गया, लेकिन अब सांस में दिक्कत हो रही है, सूखी खांसी हो रही है। तो ये भी एक तरीके से ब्रोंकाइटिस के लक्षण होते हैं। हो सकता है। तो मतलब जिन लोगों को फ्लू और इन्फेक्शन होता है, आपने जैसे कहा कि वो एक्यूट ब्रोंकाइटिस ही है, तो हम फ्लू और इन्फेक्शन उसको कंसिडर ना करें? नहीं, फ्लू और इन्फेक्शन को देखो, हर चीज को फ्लू के साथ कोरिलेट नहीं कर सकते। फ्लू सीजनल है। हाँ, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक तरीके से एक ही वायरस है। इन्फ्लुएंजा वायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस जो है, ये सीजनल होते हैं। और कोविड के बारे में जो डिस्कशन चल रही थी कि कोविड गया नहीं है, आपके अलग अलग म्यूटेंट वेरिएंट में आता है, तो वो भी एक तरीके से है। आपका इरिटेंट जो बताए हैं नॉक्शियस स्टिमुलस, उसकी वजह से भी अगर इन्फ्लेमेशन होगी तो भी ब्रोंकाइटिस ही है। तो हर चीज फ्लू नहीं है, हर चीज में हमें एंटी फ्लू या फिर कोई मेडिकेशन देने की जरूरत नहीं है। आपको ऐसा नहीं है कि मैं अगर रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस की या फिर पैरा इन्फ्लुएंजा के वायरस में फ्लू की ट्रीटमेंट दे दूंगा, ऐसा नहीं है। हर एक को ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती, हर एक सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट होती है। ओके, इसमें जैसे आपने कहा ना, कोविड की बात होती है कि कोविड अभी तक गया नहीं है। कोविड में ऑब्वियसली बहुत सारे लोग अफेक्ट हुए थे, तो जो लोगों को सीवियर कोविड हुआ था कि उनको एकदम ऑक्सीजन थेरेपी, वेंटिलेशन की नीड आई थी, या सच में जो बहुत परेशान हुए थे, अगर उनके लंग्स डैमेज है तो चांसेस हैं कि जिनके कोविड में लंग्स ज़्यादा डैमेज हुए थे उनको अब ज़्यादा जल्दी ब्रोंकाइटिस होने के चांसेस हो सकता है? देखो, हमारे रेस्पिरेटरी उसमें कम्युनिटी में हम यूजुअली ये बोलते हैं कि फेफड़ा कभी भूलता नहीं है। तो कोविड में जिन जिन को भी हुआ था, तो अब उन कंडीशन को अगर रिपीट करके देखें, उन पेशेंट को अगर हम
रिव्यू करते हैं तो कुछ ना कुछ फाइब्रोटिक लीजन रह गया है। Right. कईयों को ब्रोंकेक्टेसिस हो गया है, कईयों का ये है कि आज भी वो चलते हुए सांस फूलता है उनका। तो ये एक तरीके से आपकी कोमॉर्बिडिटीज में ऐड हो गया है। अब जब भी आपको कोई भी इन्फेक्शन होगा, इवन स्मॉल टू स्मॉल आपका वायरल इन्फेक्शन भी आपको की सीवियरिटी ज़्यादा होगी, आप सिम्टोमेटिक ज़्यादा होगे। तो डेफिनेटली पोस्ट कोविड सीक्वल जो पेशेंट हैं हमारे, उनमें हम बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं ब्रोंकाइटिस को लेके। वी यूजुअली एडवाइज देम ट्रीटमेंट एज सून एज पॉसिबल। उनको वैक्सीनेशंस भी बोलते हैं कि आप टाइम पे वैक्सीनेशन ले लीजिए ताकि ये प्रिवेंट हो सके। डॉक्टर, ब्रोंकाइटिस क्या छूने से, खाने से, साथ रहने से फैलता है? मैम, आप एयरवे की अगर बात करें तो कोई भी एयरवे का इन्फेक्शन छूने खाने से नहीं फैलता, लेकिन किसी के साथ क्लोज एक्सपोजर में भी फैलता है। As in? आप एरोजोल बॉर्न डिजीज की बात कर रहे हैं हम, तो जैसे किसी ने खांसी करी, किसी ने छींका, तो मतलब आप जो क्लोज एनवायरनमेंट में हैं तो सबको एक्सपोजर है। तो कोविड के दिनों में जैसे हमने बोला था कि मास्क लगाइए, हाँ, डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, और एक तरीके से हैंड हाइजीन, हमेशा हम हैंड सैनिटाइजर ले लेके घूम रहे थे, लेकिन जैसे पता चला कि हाँ जी कोविड खत्म, वैक्सीन सीरियसनेस खत्म, अब वैक्सीन लग गई है तो हम इम्यून हो गए। यस। तो ऐसा है नहीं। जब भी आपको वायरल इन्फेक्शन होगा, आपके जिस भी कलीग को अगर है तो उसको या तो बोलो कि छुट्टी लो, नहीं तो फिर मास्क डाल के अपनी काम करें। ठीक है, मतलब हो सकते चांसेस फैलने के। इसमें अगर जैसे ब्रोंकाइटिस है, शुरुआती इस तरह के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, अक्सर लोग खुद से सबसे पहले जाकर के एंटीबायोटिक्स या ओवर द काउंटर मेडिसिन ले लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी दवाइयाँ मिल जाती हैं। तो जो लोग खुद से एंटीबायोटिक्स का कोर्स ले लेते हैं या खुद से दवाइयाँ ले लेते हैं, क्या अगर उनमें इस तरीके की प्रॉब्लम लंबे समय तक चल रही है, वो सिर्फ खुद से सेल्फ ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ब्रोंकाइटिस और सीवियर तरीके से प्रेजेंट कर सकता है? ये बहुत कॉमन है मैम। अगर बात करें तो ओपीडी में जब भी पेशेंट आता है तो यूजली ये बोलता है कि जी मुझे खांसी हुई, फार्मेसी पे गया, उसने 3 गोलियां दे दी, और 3 गोलियों में यूजली क्या होता है, एक एंटी एलर्जिक होगी, एक एजी ऑगमेंटिन की टैबलेट दे देंगे, और साथ में कोई स्टेरॉइड दे देता है। yes. ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। और अगर मैं बात करूं, हम जो भी ग्लोबल स्टडीज हो रखी हैं उसमें सबसे पहला डिक्टम ये है कि फ्लू यानी कि इन्फ्लुएंजा और पैरा इन्फ्लुएंजा में इनिशियल फेज में स्टेरॉइड नहीं देना, नहीं देना है। हाँ, वो वायरीमिया को बढ़ाएगा, मतलब आपके वायरल के लोड को बढ़ा देगा, आपकी सीवियरिटी डिजीज की बढ़ा देगा। तो उसमें क्या होता है कि हम बेनिफिट करने गए थे और ये उल्टा हार्मफुल इफेक्ट आ गया, तो उस टाइम पे सीवियरिटी बढ़ सकती है। तो हर बीमारी को समझना होता है, हर बीमारी में वही ब्रह्मास्त्र नहीं चलेगा कि गए दवाई खाई और मैं ठीक हो गया। हाँ। आप सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट के लिए मना नहीं कर रहे, आप लो क्रोसिन की गोली लो, एंटी एलर्जिक लो, स्टीम इनहेलेशन करो, आप एक तरीके से नेबुलाइजेशन अगर घर पे पड़ा है तो वो लो, कफ सिरप लो, लेकिन अपने आप से एंटीबायोटिक और ये सब कुछ एंटी एलर्जिक स्टीरॉइड वगैरह लेना ये हानिकारक है। ओके। इसमें बहुत सारे लोग होम रेमेडीज भी अपनाने लगते हैं कि हल्दी वाला दूध पी लिया या हल्दी वाला पानी, अदरक का पानी, लहसुन का पानी, कि गले को एक सूदिंग इफेक्ट देगा तो हमारे जो सिम्टम्स हैं वो थोड़े से रिलीफ में आ जाएंगे। कई लोगों को ऐसे सही भी हो जाता है, काढ़ा वाढ़ा बना करके पीने लगते हैं। तो अगर ब्रोंकाइटिस है तो शुरुआती दिनों में अगर सिर्फ सिम्टम्स से आराम मिल रहा है इन सब चीज़ों के लिए, तो कई लोग कहते हैं कि अब क्या ही इलाज की ज़रूरत है, हमारे सिम्टम्स ठीक हो गए। ये प्रैक्टिस सही है? नहीं मैम, इसके लिए ना नहीं बोलेंगे, क्योंकि यूजुअली ये जो प्रैक्टिस है मैं इसमें अपने आप को हाइड्रेट किया एक तरीके से। और आपके जो होम रेमेडीज में आपने टर्मरिक हो गया, हनी हो गया, जिंजर हो गया, ये एक तरीके से गले में सूदिंग इफेक्ट लाते हैं। ठीक है, तो ये यूजुअली कुछ डॉक्टर प्रैक्टिस भी करते हैं और बोलते भी हैं कि हाँ अगर आपको लेना है तो स्टीम ले लो, गर्म पानी के गरारे कर लो, ठीक है, कफ सिरप नहीं लेना तो शहद और अदरक का घोल ले लो। तो ये एक तरीके से फॉल्स प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन में हर एक में कोई ट्रीटमेंट नहीं रिकमेंडेड होता है, आपका सिम्टोमेटिक रिलीफ इंपॉर्टेंट होता है। हाइड्रेशन करने का जो बेसिक फंडा होता है उसका ये है कि आपका जो थिक म्यूकस है वो थिन आउट हो जाएगा, क्योंकि थिक म्यूकस जब भी होगा आपके चेस्ट में वो बैक्टीरिया को और एक तरीके से ग्रोथ के लिए देगा और आपका इन्फेक्शन बढ़ेगा। तो आप अपने आप को हाइड्रेट करके रखें, स्टीम लें, स्टीम से सूदिंग इफेक्ट रहेगा, ठीक है, और कोई बेनिफिट नहीं है। स्टीम लेंगे तो सूदिंग इफेक्ट रहेगा, आपका एक तरीके से ह्यूमिडिफाइड रहेगा। तो ये हार्मफुल नहीं है, तो इतने ज़्यादा बेनिफिशियल भी नहीं है, लेकिन हाँ बोल सकते हैं कि आप ले सकते हो इसको। ले सकते हो। ब्रोंकाइटिस का ट्रीटमेंट अगर जानना हो कि अक्यूट ब्रोंकाइटिस का इलाज कैसे होता है और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का इलाज कैसे होता है, तो एक बार दोनों को बताइए। मैम, एक्यूट ब्रोंकाइटिस का प्रैक्टिकली बोलें तो कोई इलाज नहीं है, कोई इलाज नहीं, खुद ही ठीक हो जाते हैं। सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट ही होता है, और यूजुअली ये बोलते हैं कि आप जो भी ट्रीटमेंट है
जैसे एंटी एलर्जी की वगैरह जो भी है, छोटा मोटा जो भी इलाज दिया जाता है, वो अगर आप कंटिन्यूसली लेंगे 2 से 3 हफ्ते में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ड्राई कॉफ रहेगा उसके लिए भी सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट लो, कफ सिरप वगैरह लेना है, उससे भी बेटर रहेंगे। येलो ग्रीन स्पूटम यूजली जो प्रेजेंटेशन में बोल देते हैं उसके हिसाब से बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होता। मैंने जैसे आपको रेड फ्लैग बताया, हिमोप्टेसिस, फीवर परसिस्टेंट और थिक म्यूकस अगर आ रहा है, तो इन सब चीज़ों में ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अदरवाइज एक्यूट ब्रोंकाइटिस आपका सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट से ठीक हो जाता है। रही बात क्रॉनिक वाले की, सीओपीडी में क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस सीवियर होता है, उसमें आपको डेफिनेटली ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। उस टाइम पे कुछ समय तक आपको एंटीबायोटिक की भी ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि इसमें यूजुअली कॉलोनाइजेशन होता है बैक्टीरिया का, एक कॉलोनी फॉर्म हो गई होती है, जिसको ट्रीटमेंट नहीं देंगे तो उसकी ड्यूरेशन जो है वो बढ़ेगी। एक्यूट ब्रोंकाइटिस में ऐसा नहीं है कि हम एंटीबायोटिक देंगे तो उसका ड्यूरेशन ऑफ डिजीज कम होगी। ये कहीं पे भी प्रूवन फैक्ट नहीं है। ठीक है, जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का इलाज है, अगर सही समय पर सही तरीके से ना लिया जाए तो वर्स्ट टू वर्स्ट केसेस में हमारे लंग्स कैसे डैमेज हो सकता है? मैम, क्योंकि अगर आपके एक्यूट क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की बात करते हैं, तो अगर आपका इन्फेक्शन परसिस्टेंट कर रहा है तो ब्रोंकाइटिस से निमोनिया हो सकता है, निमोनिया से ब्रोंकाइटिस मतलब डैमेज लंग हो सकता है, आपके वहाँ के जो एयरवे हैं अंदर के वो पूरे डैमेज हो सकते हैं, आपको एक तरीके से हिमोप्टेसिस भी हो सकता है, यू कैन बी हॉस्पिटलाइज ऑल्सो। तो सीवियरिटी उसकी बहुत ज़्यादा है। और टिपिकली अगर हम बात करें तो हमें सीरियस रेड फ्लैग जो भी हैं वो आपको हमेशा 5 साल से नीचे प्रेग्नेंट फीमेल एंड एल्डरली मेल्स में या फीमेल्स में हमेशा चेकआउट करके रखने हैं, क्योंकि इनमें वो सीरियसनेस ज़्यादा होती है। द पेशेंट मे रिक्वायर्ड हॉस्पिटलाइजेशन और इनकी ट्रीटमेंट प्रोलॉन्ग भी हो सकती है। इसमें अगर इलाज जो है वो जा कर के लेते हैं तो चेक करने का कोई तरीका है कि हाँ ये ब्रोंकाइटिस ही है, कोई कंफर्मेशन टेस्ट या डायग्नोसिस टेस्ट? मैम, यूजुअली एक्सरे वगैरह हम पहले नहीं कराते। पहले नहीं कराते? हाँ, मतलब जैसे अगर पहला ओपीडी में आया है पेशेंट, एक्यूट ब्रोंकाइटिस की हिस्ट्री दे रहा है और उसकी हिस्ट्री से कोरिलेट भी हो रहा है एज पर हिज ट्रेवल हिस्ट्री और ये सारी चीज़ों से, तो उस टाइम पे एक्सरे यूजुअली पहले दिन ही नहीं बोला करते। हम बोलते हैं कि पहले सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लो। अगर आपको रिलीफ नहीं मिलता और रेड फ्लैग समझा दिया जाता है कि अगर आपको इनमें से कुछ भी होता है तो पहला आपका एक्सरे होता है, और अगर उसको ब्लड पिक्चर करानी है तो आपके सीबीसी और ये एक्यूट फेज रिएक्टेंस जो होते हैं उससे क्लियरली विजिबल होता है कि आप अभी इन्फेक्टिव एटियोलॉजी में है या नहीं है। तो अगर इन सब से कंफर्म हो गया तो देन एक्सरे रिकमेंड किया जाता है या नहीं? एक्सरे ही रिकमेंड किया जाता है, पहले कोई सीटी वगैरह नहीं करा जाता। और एक्सरे में क्या फिर देखते हैं, मतलब लंग्स का क्या स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस दिखाई देते हैं, किस तरीके से प्रेजेंट होता है? अगर उसमें देखेंगे तो ब्रोंकोवेस्कुलर मार्किंग्स जो होती हैं यूजुअली प्रोमिनेंट होती हैं। ब्रोंकाइटिस में आपके जो एयरवेज होते हैं उसमें इन्फ्लेमेशन या म्यूकस प्लगिंग सी दिखती है, और सच अगर पैची ओपेसिटी है तो आपका एक तरीके से फ्लूइड कलेक्शन हो रहा है, ब्रोंकोसील हो रहा है, या फिर आगे चल के निमोनिया के चांसेस हो रहे हैं। हो सकता है। एंड देन अगर ज़्यादा चेक मतलब सीवियरिटी ज़्यादा हो तो एक्स्ट्रा में क्या सीटी स्कैन वगैरह भी करते हैं आप? सीटी स्कैन भी करते हैं। अगर पेशेंट में को सीवियरिटी ज़्यादा है, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है, या उसने हिमोप्टेसिस की हिस्ट्री दी तो सीटी स्कैन कराया जाता है। कई बार जैसे ब्रोंकाइटिस में ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा कमी होने लगती है कुछ पेशेंट्स को, तो उस टाइम पे क्या उनको वेंटिलेशन पे रखा जाता है? ऑक्सीजन थेरेपी की भी नीड आ सकती है? ऑक्सीजन थेरेपी पे ही पहले स्टार्ट किया जाता है। वेंटिलेटर रिक्वायरमेंट ऑल्टर्ड मेंटल सेंसोरियम जब हो जाता है, या फिर एबीजी एनालिसिस जो होता है हमारा, उसमें अगर हाइपोक्सिया बहुत सीवियर है या कार्डियक कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, पेशेंट का बीपी रिकॉर्डेबल नहीं है, तो उस टाइम पे वेंटिलेटर वाली कहानी आती है, आईसीयू वगैरह की केयर तभी रिक्वायरमेंट होती है ब्रोंकाइटिस में। लेकिन ब्रोंकाइटिस यूजुअली इतना सीरियस नहीं होता है। डॉक्टर, इसमें कई लोग जैसे इनहेलर्स वगैरह भी इस्तेमाल करने लगते हैं, इनहेलर्स का इस्तेमाल सही होता है ब्रोंकाइटिस को सही मतलब सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए? मैम, ये एक डिबेटेबल चीज़ है। इनहेलर यूजुअली दिया जाता है कि आपके एयरवेज खोलने के लिए, तो इनहेलर की टेक्निक सबसे पहले, हर कोई ब्रोंकाइटिस वाला पेशेंट एक्यूट फेज वाला है कि मतलब उसको पहले कभी कोई बीमारी नहीं थी, अब उसको मैं इनहेलर समझाऊं सबसे पहले कि इनहेलर की टेक्निक कैसे है। 99% लोग इनहेलर गलत तरीके से लेते हैं, तो उस टाइम पे नेबुलाइजेशन भी दे देंगे तो भी बेटर रहता है। इनहेलर की टेक्निक जो है बहुत ही ईजी नहीं है समझनी, जो लगती है हमें, कुछ ना कुछ उसमें माल फंक्शन हो जाता है, और उसकी वजह से पेशेंट को ना तो ट्रीटमेंट मिल रहा है ना उसका ड्रग का यूज़ हो रहा है। हम ब्रोंकोडायलेटर देते हैं कई पेशेंटों में जिसमें चेस्ट कंजेशन बता रहा है, या म्यूकस प्लगिंग बता रहा है, या ऑस्कल्टेशन में हमें वीजिंग साउंड आ रहा है, तो उसमें होता है। क्योंकि कभी कभार ब्रोंकाइटिस एक तरीके से अनमास्क करता है कि आपका अस्थमा जो कि आपको अनडायग्नोस पड़ा हुआ था, हाँ। वो आपको एक तरीके से हॉस्पिटल तक पहुंचाया है ब्रोंकाइटिस ने,
और आपका एक अस्थमा जो अनडायग्नोज था वो पता चला है, Right, तो उस टाइम पे आपके एंटी एलर्जिक और ये आपके ब्रोंकोडायलेटर की जरूरत पड़ती है। जो आपने कहा कि 99% लोगों को इन्हेलर लेने का सही तरीका नहीं पता, तो आई एम श्योर मतलब आपके ओपीडीज में ऐसे पेशेंट्स आते होंगे। आप कुछ कॉमन मिस्टेक्स बताएंगे हमारी ऑडियंस को कि इन्हेलर लेते वक्त आपके हिसाब से पेशेंट्स क्या ज़्यादातर गलतियां करते हैं? मैम एक तो माउथ पीस होता है, तो आपको उसमें पहले एक्सेल करना है, तभी आप इनहेल कर पाएंगे। एक तो ये सबसे पहली कॉमन मिस्टेक होती है, और लगाते ही इनहेल करने की कोशिश करते हैं। एक भरा हुआ गुब्बारा कभी दोबारा नहीं भर सकता, एक सिंपल उनको इसी तरीके से समझाते हैं हम। दूसरी चीज़ ये है कि माउथ ओपनिंग रखते हैं, इनहेलर किया, धुआं बाहर चला गया, उसके बाद सारा ड्रग तो आपका चला गया। आप शेक नहीं करते दवाई को, इनहेलर को, तो आपका ड्रग जो है एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। तीसरी चीज़, इनहेलर जब खाली भी हो जाता है तो भी वो पफ करता है, तो उसका जो सिलेंडर होता है उसको हम बोलते हैं कि ग्लास में, खाली ग्लास या पानी में डाल के देखिए, अगर वो डूब रहा है तो उसमें दवाई है, नहीं तो अननेसेसरी उसको लेना। आजकल वैसे मीट्रिक डोज आती है तो उसमें डिस्प्ले होता है कि डोज है भी या नहीं है, तो ये तो उससे क्लियर हो जाता है। दूसरी चीज़, यूजली पेशेंट इनहेल करता है और मुंह में ही भर के रख लेता है, तो हाँ उसको ये लगता है, तो हम उसको समझाते हैं कि अगर ऐसा कर रहे होते तो नहीं जाएगा। दूसरा सबसे कॉमन जो माल प्रैक्टिस है कि इनहेलर या नेबुलाइजेशन या रोटा कैप कुछ भी लेने के बाद यू डोंट रिंस योर माउथ, आप कुल्ला नहीं करते। करना चाहिए, कुल्ला डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि जो आपकी ओरल ड्रग डिपोजिशन है 40 to 50% ओरल ड्रग डिपॉजिट हो गई कितनी भी अच्छी टेक्निक से, वो अगर हम उसको इग्नोर करेंगे तो आगे चल के फंगल इन्फेक्शन या ओरल अल्सर्स होने का डर होता है। तो मरीज को ये लगता है कि डॉक्टर साहब ने दवाई तो दी थी, ये तो बीमारी और बढ़ गई। ठीक है, तो चीजें समझानी होती। तो एक बार आप हमें ऐसे ही थोड़ा सा बता सकते हैं कि अगर कोई इनहेलर इस्तेमाल कर रहा है तो सही तरीके से कैसे कर सकता है, क्या शुरू से लेकर के उसका प्रोसेस होना चाहिए? यूजुअली अपनी जो दवाई है उसको पहले शेक कीजिए, डीप इनहेल करके एक्सेल कीजिए। एक्सेल करने के बाद आपने माउथ पीस को और अपनी चिन को ऐसे रखना है, जैसे दबाया तुरंत तभी लंबा गहरा सांस रोक के, आपने जितनी देर के लिए रोक सकते हैं उतना बेटर है, और उसके बाद एक्सेल कीजिए। आपको अगर किसी डॉक्टर ने 2 पंप बोले, जैसे ड्रग के डोसेज के हिसाब से कर देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक बार में ही 2 पफ लेना है। एक पफ लीजिए, फिर इनहेल करके छोड़िए, फिर दोबारा प्रैक्टिस कीजिए उसको, और तुरंत ही कुल्ला करना है, या तो स्पिट कीजिए या इंजेस्ट भी कर जाएंगे तो दिक्कत नहीं है उससे। नहीं। और सेम अगर नेबुलाइजर का समझना हो, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोगों के घर में पहले से ही नेबुलाइजर्स पड़े हुए रहते हैं, तो थोड़ी सी भी दिक्कत होती है तो वो तुरंत नेबुलाइजिंग करने लगते हैं। ये प्रैक्टिस सही है और इसमें भी कुछ लोग ऐसी गलतियां करते हैं? नेबुलाइजर का सबसे बड़ी जो गलत प्रैक्टिस है वो ये है कि कॉमनली मास्क यूज कर लेते हैं हम। ये घर में पड़ा है मास्क, तो कोई नहीं, इसको भी यूज कर लेते हैं, तो आप मास्क कभी शेयर नहीं कर सकते। राइट। सबसे पहली चीज, यूजुअली हम बोलते हैं कि जिनको घर में अगर किसी को टीबी हुआ है या किसी को भी है बीमारी, कोई भी क्रॉनिक निमोनिया की बीमारी भी है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस भी है, उनका नेबुलाइजेशन मशीन भी आप शेयर नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि किसी के घर से, पड़ोसी के वहां से उठा के ले आए नेबुलाइजेशन और खुद उसको यूज कर रहे हैं। और दूसरी चीज, उसमें जो भी हम दवाई डालते हैं उसको कभी भी मिक्स नहीं करना। अगर आपको दवाइयाँ बोल रखी हैं कि ये वाली आपको दिन में 3 बार लेनी है और ये सुबह शाम लेनी है, तो क्या होता है कि सुबह वाली 2 होगी, रात वाली 2 होगी, तो उनको मिक्स करके ले लेते हैं। अच्छा। अगर मिक्स ही करनी है तो कंपनी इकट्ठी भी बना लेती। अलग अलग लेने का सिनर्जिस्टिक इफेक्ट होता है कि मतलब उसका सुपर एडेड आपका फंक्शन एक तरीके से आएगा। तो दोनों के बीच में कम से कम 20 मिनट का गैप रखना होता है कोई भी दवाई लेने के बीच। और जैसे एक और चीज क्या होता है कि टीबी के पेशेंटों को भी नेबुलाइजेशन बोली जाती है कभी बार, तो उस टाइम पे, या फिर आपके कोविड के पेशेंटों को भी नेबुलाइजेशन दी गई थी, तो जब भी आप ऐसे मरीज को नेबुलाइजेशन दे रहे हैं तो वहाँ पे आपको खड़ा नहीं होना। जो आप केयर टेकर हैं वो आप साथ में खड़े नहीं हो सकते, बच्चा नहीं घूम सकता वहाँ पे, प्रेग्नेंट फीमेल नहीं रह सकती। अगर क्लोज कंपाउंड, हम एरोजोल जनरेशन हो रहा है आपका, एक तरीके से आप इनहेल कर रहे हैं तो एक्सेल भी कर रहे हैं, तो एक तरीके से आपके जो स्पोर्स हैं, जो एयरबोर्न हो रहे हैं, वो आपको दूसरे को इन्फेक्शन भी कर सकते हैं। अच्छा। तो इसलिए हम बोलते हैं कि आप आधे घंटे तक उस कमरे में नहीं आएंगे, या फिर उनको कोई ओपन एरिया में बिठा के नेबुलाइजेशन दीजिए, नहीं तो जो फ्लोर है उसको प्रॉपर तरीके से क्लीन कीजिए। ठीक है, तो ये हमें जो प्रैक्टिसेस है इस तरीके से फॉलो करना चाहिए। ब्रोंकाइटिस अगर किसी को बार बार हो, ट्रीटमेंट के बाद भी, दवाइयाँ लेने के बाद भी, तो ये किस प्रॉब्लम का इशारा हो सकती है? अगर आपको ब्रोंकाइटिस बार बार हो रहा है तो यानी कि आपकी कोई एक प्रैक्टिस है जो कि मतलब वो गलती आप दोहराए जा रहे हैं। यूजुअली क्या होता है, इम्यून सिस्टम, हम बोल देते हैं कि जी इम्यूनिटी कम है, उसकी वजह से दिक्कत हो रही है। इम्यून सिस्टम आपकी हेल्दी डाइट पे डिपेंड करता है। दूसरा आपका स्मोकिंग हैबिट्स,
मैं स्मोकिंग नहीं करता लेकिन मेरे साथ वाले करते हैं, तो मुझे बार बार नहीं होना चाहिए। एक्सपोजर आपको भी उतना ही है, राइट। पॉल्यूटेंट, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर ऑफ केमिकल्स, वो सब कुछ जो भी है वो एक तरीके से आपको नॉक्शियस स्टिमुलस दे रहा है, आपका एयरवे इन्फ्लेम हो रहा है। और एक तरीके से हैंड हाइजीन, हम क्या करते हैं कि काम किया उसी हाथ से खाना खाने चले गए, हाँ। ठीक है, खाना शेयर भी किया, सब कुछ किया उसी सब चीजों से। हैंड हाइजीन हम कोविड के दिनों में ही जाने, उससे पहले कोई नहीं करता था, लेकिन उसको फॉलो कीजिए, उससे आपका बचाव रहेगा। अगर आपको बार बार ब्रोंकाइटिस हो रहा है, बार बार वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, आप वैक्सीनेशन ले सकते हैं। एनुअल वैक्सीन होते हैं, एक बार लीजिए और एक तरीके से पूरा प्रिवेंशन रहता है। ऐसा नहीं है कि मैंने वैक्सीन ली तो मुझे नहीं होगा, अच्छा, फ्लू होगा लेकिन आपको सिम्टम्स कम होंगे, जल्दी रिलीव हो जाएगा, क्योंकि एंटीबॉडीज ऑलरेडी बन चुके हैं आपके अंदर, तो आप जल्दी रिकवर करेंगे। ये वैक्सीन्स का जो आप बता रहे हैं, तो क्या ये हर साल नई वैक्सीन्स लेनी होती है? मैम, फ्लू का हर साल का स्ट्रेन आता है अलग अलग, तो एनुअल वैक्सीन्स कहते हैं हम इसको। तो फ्लू की वैक्सीन आप कोई भी कंपनी की लीजिए, लेकिन साल में एक बार लगती है। और जब भी आप वैक्सीन लें तो उसमें ईयर देख लीजिए, मेंशन होता है कि कौन से साल की है। अच्छा, तो ये भी ध्यान देना। दूसरा, एल्डरली जो मेल होते हैं या फीमेल, उसमें जो कॉमोर्बिडिटीज के साथ हैं, जिन्हें क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, सीओपीडी, अस्थमा है, उनमें हम निमोनिया का वैक्सीन भी बोलते हैं, वो भी लगवाना चाहिए। वो कई बार 5 साल में एक बार लगता है, कई टाइम पे लाइफ टाइम में एक बार होता है। ओके, ठीक है। ये जो वैक्सीन आपने बताया फ्लू के लिए, जो हर साल नए नए स्ट्रेन्स के लिए आता है, क्या कॉस्टिंग रहती होगी इसकी? मैम, डिपेंड करता है, 1500 to 2400 तक वैक्सीन होती है। 1500 से 2400, मतलब सालाना एक बार तो लगा ही सकता है इंसान। तो ये वैक्सीन लगाने का कोई होता है ऐसा कि एक ही डोज रहती है या किस तरीके का? साल में एक बार होता है, IM इंजेक्शन होता है। हाँ। और आपके नजदीक में जो भी हॉस्पिटल होगा वहाँ पे अवेलेबल होता है। क्या बोल करके हम वहाँ पे लगवा सकते हैं? हम उनको बोलना है फ्लू का वैक्सीन लगवाना है, कोई भी आपका जनरल फिजिशियन या कोई भी आपके होंगे डॉक्टर वहाँ पे, वो आपको हेल्प कर देंगे। ओके। ब्रोंकाइटिस में डॉक्टर कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो इमरजेंसी साइंस होते हैं कि अगर आपको परसिस्टेंटली है, अक्यूट भी है, क्रॉनिक भी है, कुछ आपको ऐसे लक्षण या संकेत दिखाई दे या बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस कि आप तुरंत हॉस्पिटलाइज्ड होने की नौबत में आ सकते हैं? जैसे बात करते हैं तो आपका अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन कम है, जैसे कोविड के दिनों में हम देखते थे पल्स ऑक्सीमीटर लगा लगा के, तो अगर आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन कम है, ठीक है, तो और वो रिकवर भी नहीं कर रहा, क्या होता है कभी कभार एकदम पल्स ऑक्सीमीटर लगाया, हाथ ठंडे पड़े थे तो सैचुरेशन कम आया, तुरंत भाग लिए। अच्छा। ऐसा नहीं है, 5 से 10 मिनट तक लगा के रखिए और सिम्टम्स भी होंगे आपको अगर आपका ऑक्सीजन कम है तो। और कफ हो रहा है, कफ के साथ बलगम में खून आ रहा है, तो वो एक तरीके से रेड फ्लैग है, तो आपको तुरंत जाना चाहिए उस टाइम पे, उसको डिले नहीं करना है। दूसरा, आपका ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस, आपका पेशेंट बेहोश हो रहा है बार बार, ठीक है, उसको नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा थका हुआ है और मतलब आप उठाने की कोशिश करते हैं, गफलत जिसको कहते हैं, उसमें जा रहा है, तो डेफिनेटली ये भी रेड फ्लैग है, आप तुरंत हॉस्पिटल लेके जाएंगे उनको। और यूरिन आउटपुट कम हो रहा है या फिर उनको खांसी ज़्यादा हो रही है, बच्चों में इरिटेबिलिटी बढ़ रही है, एपेटाइट कम हो रहा है, आपके रिब केज जो है वो अंदर की तरफ सांस ले रहा है तो अंदर की तरफ धंस रहा है, मतलब जैसे बोलते हैं एक्सेसरी मसल यूज़ हो रही हैं कि जल्दी बच्चा थक रहा है, तो ये अर्ली साइंस हैं कि मतलब ये रेड फ्लैग में काउंट करे जाते हैं। पेशेंटों को ओपीडी में बेसिस में बताए भी जाते हैं अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो समय का ध्यान रख के तुरंत पहुंचिए हॉस्पिटल। बिल्कुल। हम ये भी चाहते हैं कि आप हमारी ऑडियंस के लिए ज़रूर बताएं कि अगर कोई ब्रोंकाइटिस से खुद को बचाना चाहता है, अपने आप को, अपने फैमिली को, फ्रेंड्स को, कि हाँ, तो प्रिवेंशन टिप्स के तौर पर हम क्या 4-5 चीज़ें अपनी लाइफस्टाइल में इनकलकेट कर सकते हैं या कट डाउन कर सकते हैं जिससे हमें ब्रोंकाइटिस होने के चांसेस कम से कम हो? अगर 5 चीज़ें ही अगर हम फॉलो कर लेते हैं, सबसे पहला कि एक तरीके से आप स्मोकिंग अगर है या स्मोक एक्सपोजर है उससे बचाव रखें। आपके जो भी पॉल्यूशन से एक्सपोजर है उससे थोड़ा बचाव कर सकते हैं तो वो कीजिए। वैक्सीनेशन टाइम पे लीजिए। अगर आपको अस्थमा, सीओपीडी है तो उस समय पे जब आपको ब्रोंकाइटिस हो रहा है, मतलब सीजनल जो वेरिएशन होता है, उस टाइम पे अपनी दवाइयाँ टाइम पे लीजिए और जिस टेक्निक से बताया गया उससे लीजिए। रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज कीजिए। आपको ये नहीं है कि आपको स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी है, जिम जाना है, आप एरोबिक कीजिए, वॉकिंग कीजिए। 6 मिनट जो बोला है वॉक टेस्ट के लिए के बहाने आप कम से कम 15-20 मिनट चलिए डेली। आप 6 किलोमीटर पर आवर पे अगर 30 मिनट डेली चलेंगे तो आपके फेफड़े भी ठीक रहेंगे और आपके लीवर पे भी, जो फैटी लीवर आजकल आ जाता है, उसमें भी बहुत बेहतरी मिलेगी। 6 किलोमीटर पर आवर। हाँ, ओके, तो ये वाला जो है फॉर्मूला अगर हम अपनाते हैं, 30 मिनट के लिए चलिए, आपकी लाइफ
डेफिनेटली चेंज रहेगी। वाह ग्रेट। तो अगर यही 4-5 चीज़ें सिंपल सी है, अगर हम इसको अपने लाइफस्टाइल में शामिल करने की कोशिश करते हैं तो ब्रोंकाइटिस से बहुत हद तक सभी को हम बचा करके रख सकते हैं। परफेक्ट। तो आई थिंक डॉक्टर इस सेशन में हम लोगों ने ब्रोंकाइटिस पर अभी जो भी बातचीत की है उससे आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को बहुत मदद मिली होगी। आपको कुछ ऐसा लगा जो हमसे रह गया हो, आप हमारी ऑडियंस को एज अ फाइनल गो टू होम मैसेज के तौर पर बताना चाह रहे हैं ब्रोंकाइटिस के लिए? यूजली हमारे इंडियन पॉपुलेशन का एक सवाल होता है जब भी ओपीडी में आते हैं, तो जैसे हम मैम के साथ डिस्कस भी कर रहे थे स्टार्टिंग में कि पेशेंट का पहला क्वेश्चन होता है कि खाने में क्या खाएं, हाँ। खाने में हमें क्या लेना चाहिए, अब ये हमेशा पूछते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई सुपर फूड नहीं बना कि आप जल्दी ठीक हो जाएंगे उससे, या फिर कुछ भी खाएंगे तो उससे बीमार हो जाएंगे। तो घर का खाना खाइए, साफ सुरक्षित खाइए, और दूसरा ये है कि एकदम प्रिपेयर्ड मील खाइए। ये नहीं कि मतलब सुबह का हम बासी शाम को खा रहे हैं, अच्छा। ठीक है, तो उससे भी इम्यूनिटी थोड़ी सी कम रहती है। हेल्दी डाइट, प्रॉपर हाइड्रेशन, आपके सीजनल जो भी फ्रूट्स हैं वो लीजिए। अगर आप वो सब चीज़ें नहीं ले रहे, कोई भी एक मल्टीविटामिन अपनी लाइफ में ऐड कीजिए, और रेस्पिरेटरी के लिए एक्सरसाइज वगैरह करते रहिए। डेफिनेटली आपको ब्रोंकाइटिस से बहुत इससे बचाव रहेगा। बिल्कुल परफेक्ट। तो यही सब चीज़ें हम ध्यान में रख सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए सेशन में, और इतनी आसान भाषा में ब्रोंकाइटिस के बारे में हमें हमारी ऑडियंस को बताने के लिए। आई होप आपने भी सेशन को एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपके मन में ब्रोंकाइटिस से रिलेटेड कोई और सवाल है तो कमेंट सेक्शन के जरिए आप हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे एक्सपर्ट के जरिए उन सभी सवालों के जवाब देने के। ऐसे और भी सेशंस के लिए फॉलो करते रहिए NBT लाइव। थैंक यू।